नहीं है, बाहुबली की कटप्पा नहीं है कि किसी पार्टी के लिए जिंदगी भर गुलामी करेगी। सिवान हॉस्पिटल को तो मैं सरकारी हॉस्पिटल नहीं कहता हूँ, मैं रेफर हॉस्पिटल ऑफ सिवान कहता हूँ। वहाँ बस काम ही होता है रेफर करना। जो हमारे व्यासदेव प्रसाद जी विधायक हैं, उन्होंने इंसान को जानवरों की तरह समझा है। इसमें होता है 1,70,000 की सैलरी छोड़ के हम लोग यहाँ पे इसलिए नहीं आए हैं। जात धर्म के नाम पे अगर आप राजनीति करेंगे, वोट देंगे, तो कुत्ते की तरह जिंदगी गुजारना पड़ेगा पूरे। 15 साल से जो हमारे व्यासदेव प्रसाद जी विधायक हैं, उन्होंने इंसान को जानवरों की तरह समझा है और कुछ नहीं किया। कितने लोगों की हत्या हो गई, उनका भारी विरोध है, कोई उनको देखना नहीं चाहता। अबुद्दीन साहब जो थे, उन्होंने अपने वक्त पे काफ़ी अच्छा काम किया। उनको प्रोपेगेंडा के थ्रू फंसा दिया गया, लेकिन अभी वो तिहाड़ जेल में है। कि बिहार में विधानसभा की चुनाव की सरगर्मी तेज हो गई है और लगातार जो प्रत्याशी हैं अलग अलग इलाके में दौरा भी कर रहे हैं। अभी हमारे साथ मौजूद हैं नेमत खान जी, जो कि आज़ाद समाज पार्टी से सिवान सदर से चुनाव लड़ने की तैयारी कर रहे हैं। हम इनसे जानते हैं कि ये क्या सोच करके चुनाव लड़ने की तैयारी कर रहे हैं और चुनावी मैदान में उतरे हुए हैं। और आपको यह भी बता दें कि यह ब्लड डोनर टीम से जुड़े रहे हैं और NRC NPR के खिलाफ भी कई दिनों से धरना पर भी बैठे रहे हैं। कुछ इन्होंने सोचा है कि ये चुनाव लड़ने की तैयारी कर रहे हैं। पहले तो आपके चैनल के माध्यम से मैं पूरे सिवान की जनता को अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार, जय भीम कहता हूँ। और आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आप आए, अपना वक्त दिया आपने। और चुनाव सिवान में लड़ रहा हूँ मैं, इसका एक बहुत बड़ा वजह है। वजह यह है कि पॉलिटिकल चेंज नहीं हो रहा है। पॉलिटिकल चेंज बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जो लोग नेता हैं वही नेता हैं, कोई यूथ को मौका ही नहीं मिल रहा है। और एक प्रोपेगेंडा बना दिया गया है कि राजद नहीं तो भाजपा, भाजपा नहीं तो राजद, राजद नहीं तो भाजपा, भाजपा नहीं तो राजद। तीसरा कोई खड़ा ही नहीं हो सकता चुनाव और जीत ही नहीं सकता है। और कोई खड़ा होना चाहता है तो लोग उसको बैठाने की कोशिश करते हैं। तो और विकास हो नहीं रहा है। ट्रैफिक की वही हालत है, हॉस्पिटल की वही हालत है, एजुकेशन सिस्टम दिन पे दिन पिछड़ता जा रहा है। तो ये नहीं चलेगा। अगर हम सिवान में हैं तो हम यहाँ के हालात को बदलने की कोशिश करेंगे और एक दिन ज़रूर बदलेगा हालात। लगातार आप समाज सेवा से जुड़े रहे हैं, लगातार समाज सेवा का काम भी करते रहे हैं, और अचानक कैसे आपके दिमाग में आया कि हम सिवान सदर से चुनाव लड़े? देखिए, सिवान और बाकी विधानसभा में ये फ़र्क है ना कि सिवान हब है, यहाँ सबको आना है। किसी भी गांव में, किसी भी विधानसभा में, जिला में, कहीं भी रहें आप, शहर में आए बिना आपका काम नहीं चलेगा। कलेक्ट्रेट यहाँ पे है, हॉस्पिटल यहाँ पे है, बाज़ार यहाँ पे है, बिजली ऑफिस यहाँ पे है। और अगर सिवान शहर ही नहीं सुधरेगा तो सारे लोगों को झेलना है। तो कम से कम सिवान जो है, सिवान सदर जो है, वो बदलना चाहिए। यहाँ के लोगों को जात धर्म से ऊपर उठ के, अब चूँकि कोरोना का ज़माना है, कोरोना की जो महामारी आई हुई है, कोरोना की महामारी ने हमें ये सिखा दिया है कि कोई जात और धर्म और कोई मज़हब आपको नहीं बचा सकता। अगर आपको कोई बचा सकता है तो वो है आपकी तैयारी। आपने अपने समाज को, अपने लोगों को, अपने मोहल्ले को, अपने सिटी को कितना तैयार किया है, कितना डेवलप किया है, वो बचा सकता है आपको। हमारे एक दिग्गज नेता हैं राजद के, उनकी पत्नी को कोरोना हो गया। कोरोना था या पता नहीं हार्ट की बीमारी थी, या कोरोना नहीं था, उनको कोई प्रॉब्लम थी, उनकी तबीयत खराब थी। वो पटना ले गए, वो बहुत बड़े नेता हैं सिवान के। वो पटना ले गए अपनी पत्नी को, और पत्नी को लेके घूमते रहे, इस हॉस्पिटल, उस हॉस्पिटल, उस हॉस्पिटल। किसी हॉस्पिटल ने उनको भर्ती नहीं लिया। क्यों? कोरोना का महामारी चल रही थी, कुछ हॉस्पिटल बंद थे, कुछ हॉस्पिटल कोरोना के डर से एडमिट नहीं ले रहे थे। तो क्या उस दिन इस कोरोना में लोगों को एहसास हुआ है कि नहीं, पटना वाले हॉस्पिटल सिवान में भी होने चाहिए, पटना वाली सुविधा सिवान में भी होनी चाहिए थी। सिवान सदर अस्पताल में तो कोई भी छोटा भी बीमारी अगर से जो पेशेंट जाते हैं लेकर के, उनको तत्काल रेफ़र कर दिया जाता है। इसको आप किस नज़र से देखते हैं? सिवान हॉस्पिटल को तो मैं सरकारी हॉस्पिटल नहीं कहता हूँ, मैं रेफर हॉस्पिटल ऑफ सिवान कहता हूँ। वहाँ बस काम ही होता है रेफ़र करना।
मतलब वो एक समझ लो स्टेशन बन गया है। कोई भी मरीज आया, हाँ भाई जाओ पटना, कोई भी मरीज आया, हाँ भाई जाओ गोरखपुर। क्या ड्रामा है भाई? वहाँ पे फिर डॉक्टरों की ज़रूरत क्या है? आप ट्रैफिक पुलिस रख लो वहाँ पे जो इधर उधर भेजता रहे। तो देखिए, जब तक हमारे नेता पढ़े लिखे नहीं होंगे, जिम्मेदार नहीं होंगे, समझेंगे नहीं इस चीज़ को, तब तक ये चीज़ बदलने वाला नहीं है। जात धर्म के नाम पे अगर आप राजनीति करेंगे, वोट देंगे, तो कुत्ते की तरह ज़िंदगी गुजारना पड़ेगा पूरे सिवान के लोगों को। मैं बहुत कंट्रोवर्शियल और कड़वी बात बोल रहा हूँ, लेकिन यही सच्चाई है। क्योंकि 15 साल से जो हमारे व्यासदेव प्रसाद जी विधायक हैं, उन्होंने इंसान को जानवरों की तरह समझा है और कुछ नहीं किया उन्होंने। जो हमारे व्यासदेव प्रसाद जी हैं, उन्होंने कुछ भी नहीं किया है 15 साल में। उन्हें तो मतलब मैं क्या बताऊं, सिवान में कितने लोग ट्रैफिक की वजह से मर गए, कितने व्यापारियों का पैसा लूट लिया गया, दुकानें लूट ली गई, कितने लोगों की हत्या हो गई, कितने लोग खराब सुविधा की वजह से मर गए। और इन सब का जिम्मेदार मैं हमारे विधायक और सांसद को मानता हूं जो इस वक्त हैं। वो अपना जिम्मेदारी नहीं निभा रहे, वो अपना काम नहीं कर रहे हैं, जिसकी वजह से लोग मर रहे हैं। और जो भी उम्मीदवार हैं उनसे मैं कहूँगा कि आप अगर सक्षम हैं विधायक पद के लिए तभी उम्मीदवारी कीजिए। अगर आप उम्मीदवारी के सक्षम नहीं और आप उम्मीदवारी के लिए खड़े होते हैं तो आप भी तो उम्मीदवार हैं, आप सक्षम हैं? वो तो जनता डिसाइड करेगी ना। मुझे तो लगता है सक्षम है, इसलिए हम खड़े हुए हैं। तो आप मतलब जा रहे हैं क्षेत्र में, तो क्या माहौल लग रहा है आपको? मैं अभी जहाँ तक गया हूँ, मैं पूरा विधानसभा नहीं घूम पाया मैं अभी, क्योंकि कभी कोई पेशेंट फ़ोन कर देता है, कभी किसी का मतलब कोई एक्सीडेंटल केस आ जाता है, कभी किसी को ब्लड की ज़रूरत पड़ती है, तो अक्सर टाइम हमारा सिवान में गुजर जाता है। लेकिन उसके बाद भी हम विधानसभा घूम रहे हैं, टाइम निकाल के, रात को सुबह मेहनत कर रहे हैं हम लोग, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा जगह को कवर किया जा सके। तो हम लोग जब जहाँ भी जा रहे हैं वहाँ पर दिख रहा है कि जो हमारे दूसरे जो कैंडिडेट हैं किसी भी पार्टी के, उनका भारी विरोध है, कोई उनको देखना नहीं चाहता है और उन्हें एक नए विकल्प की तलाश है। और जब मैं जा रहा हूं और मेरे काम, कोई भी ऐसा गांव, कोई भी ऐसा पंचायत नहीं है जहां के लोगों के 3-4 लोगों की हमने ब्लड से मदद नहीं की हो, या एक्सीडेंटल केस में मदद नहीं की हो, या किसी भी बीमारी में मदद नहीं की हो। तो उसकी वजह से लोगों का भारी समर्थन मिल रहा है। और मुझे लगता है कि अगर हमने सारा विधानसभा घूम दिया, सारा वार्ड घूम दिया, तो मुझे नहीं लगता है कि कोई हरा पाएगा मुझे। क्या मदद का फ़ायदा आपको चुनाव में मिलेगा? देखिए, चुनाव में अपने लिए नहीं लड़ रहा हूँ। अगर मुझे जॉब करना होता ना, पैसा कमाना मेरा मकसद होता, तो मैं 9,000 की सैलरी छोड़ के यहाँ पे नहीं आता। 9,000 रियाल, 9,000 रियाल मतलब 1,70,000 के आसपास में होता है। 1,70,000 की सैलरी छोड़ के हम लोग यहाँ पे इसलिए नहीं आए हैं क्योंकि हमें पैसा कमाना है। पैसा जिनको कमाना है वो लोग अपने लिए पेट्रोल पंप बना चुके हैं, कॉलेज खोल चुके हैं, गैस एजेंसी खोल चुके हैं और हज़ारों बीघे, सैकड़ों बीघे ज़मीन ले चुके हैं। तो अब उन्हें अब हवस छोड़ देना चाहिए, क्योंकि एक जो विधानसभा का पद है वो पद एक जिम्मेदार पद है और उससे लाखों लोगों की जिंदगी जुड़ी हुई है। और जो करियर बेस्ड राजनीति करते हैं, मैं उनसे कहता हूं कि आप हमारे सामने मत आइए प्लीज़। आपको जहां से लड़ना है लड़िए, यहाँ पे आइएगा तो मैं सवाल करूंगा और डायरेक्ट सवाल करूंगा जो भी कैंडिडेट होंगे उनसे। सिवान सदर से देखा जाए तो बहुत दिग्गज नेता चुनावी मैदान में उतरने वाले हैं, आप भी हैं, तो आपको लोग क्यों चुनेंगे? देखिए, दिग्गज नेता तो एक से एक हैं, ठीक है। दिग्गज हैं सिर्फ नाम पे, हवा पे, ग्राउंड पे नहीं है, काम पे नहीं है। ना उन्होंने कुछ किया है, ना वो किसी कुछ करने के लायक हैं। वो बस झंडा ढोए हैं पार्टी का 60-70 साल। उसकी वजह से कोई मतलब ये सिवान की जनता जो है, सिवान की जो जनता है, वो चाहे यादव समाज की जनता हो या मुस्लिम समाज की जनता हो या SC ST हो, OBC हो, स्वर्ण क्लास की जनता हो, चाहे बनिया समाज की जनता हो, सिवान की जो जनता है वो बाहुबली की कटप्पा नहीं है। बाहुबली की कटप्पा नहीं है कि किसी पार्टी के लिए जिंदगी भर गुलामी करेगी। सिवान की जनता के पास एक अच्छा विकल्प है, एक पढ़ा लिखा विकल्प है और हवा में वो बात नहीं कर रहा है। उसने 3 साल 3.5 साल लोगों की सेवा की है, लोगों की मदद की है, जिंदगी बचाई है, लोगों के साथ खड़ा हुआ है, पढ़ा लिखा है और लोग उस विकल्प को ज़रूर स्वीकार करेंगे और कर रहे हैं। आप चुनाव लड़ रहे हैं, आपकी पार्टी है भीम आर्मी। मान लीजिए चुनाव होता है तो लोग जानते हैं बस बिहार में कि JDU और भाजपा राजद यही उनके पास विकल्प नज़र आता है और बाकी पार्टियों को तो सब लोग भूल जाते हैं। तो आप इस पार्टी को से चुनाव लड़ने जा रहे हैं, तो क्या मतलब क्षेत्र में जा रहे हैं तो इस पार्टी को लोग जानते हैं या नहीं जानते हैं, या बताना पड़ रहा है आपको?
देखिए, पार्टी को सब लोग जानते हैं, क्योंकि चंद्रशेखर आज़ाद रावण जो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, वो अब किसी पहचान के मोहताज नहीं रहे हैं और वो संघर्ष से पैदा हुए हैं। वो किसी के बाप की औलाद नहीं है जिनको विरासत में राजनीति मिली है। उन्होंने ज़मीन से जुड़ के काम किया है और देश में आज करोड़ों उनके फ़ैन हैं। जहाँ वो जाते हैं वहाँ पे वो दिख जाता है। और चंद्रशेखर भाई जो हैं, उन्होंने संघर्ष किया है, संघर्ष को वो मानते हैं और वो किसी पहचान की मोहताज नहीं है। जब दिल्ली में स्टूडेंटों पे लाठियाँ चल रही थी तो सबसे पहले चंद्रशेखर आज़ाद ने आवाज़ उठाई थी। जब सीए एनआरसी का आंदोलन हुआ था तो जमा मस्जिद से आंदोलन की शुरुआत करके पूरे इंडिया में सबसे पहले अगर किसी ने बिना सोचे समझे कि मुझे पॉलिटिकल फ़ायदा होगा या नहीं, हमारे साथ जंग में कूद पड़े, तो हम तो उनके साथ खड़े रहेंगे ना। जो उस आंदोलन में जब हमारी बहन बेटियां सड़क पे बैठी हुई थी, तब हमारे कुछ पॉलिटिकल पार्टी जो हमने तथाकथित सेकुलर पॉलिटिकल पार्टी हैं, वो समीक्षा कर रही थी कि हम आवाज़ उठाएंगे तो हमें फ़ायदा होगा कि नुकसान होगा। तो हम उसको देखेंगे जो समीक्षा कर रहा था, या फिर हम उसको देखेंगे जो हमारे साथ हर हाल में खड़ा था? तो हम चंद्रशेखर भाई की पार्टी को बताने की किसी की ज़रूरत नहीं है। चंद्रशेखर भाई की पार्टी के लिए लोगों ने डिमांड किया है कि आप इस पार्टी से चुनाव लड़िए, वरना मतलब हमारी जो संगठन है डीबीडीटी, ये भी बहुत स्ट्रांग है, इसको भी सब लोग जानते हैं और चंद्रशेखर भाई की पार्टी को भी सब लोग जानते हैं। और बहुत सारी टीम है हमारे साथ जुड़ी हुई जो काम कर रही है। हम लोग ग्राउंड लेवल पे काम कर रहे हैं और ग्राउंड लेवल पे हम लोग काम करने में यकीन रखते हैं, हवाबाजी में हम लोग यकीन नहीं रखते हैं। क्षेत्र में जा रहे हैं तो लोगों के बीच में जा रहे हैं, लोगों के द्वारा क्या कुछ आपको उम्मीदें मिल रही है? देखिए, क्षेत्र में जहाँ मैं जा रहा हूँ वहाँ पे मैंने आपको बताया कि पहले ही ऐसे लोग हैं जिन्होंने हमसे मदद ली है और जिन्होंने हमारे साथ जुड़ के दूसरों की मदद की है। यानी 5,500 लोगों को, 5,500 परिवारों को हमने मदद की है और 5,500 हमारे कार्यकर्ता, 5,500 हमारे कार्यकर्ता हमारे साथ जुड़ के हमें लोगों की मदद की है। तो 10,000 लोगों का तो वैसे ही लिंक है हमारा। उसके बाद हमारी भीम आर्मी की टीम है, करीबन 5,000 से ज़्यादा भीम आर्मी के मेंबर हैं। तो अगर देखा जाए तो अगर हम सारी टीमों को जोड़ देते हैं तो हमारी टीम 15-20 हज़ार की है। अगर वो अपने परिवार का वोट दिला देते हैं तो 1 लाख पार हो जाता है। ये एक हाइपोथेटिकल वो है, लेकिन जो ग्राउंड पे हम काम कर रहे हैं, जहाँ हम जा रहे हैं वहाँ से हमें 100% उम्मीद है और मुझे लगता है कि मैं चुनाव जीतूंगा। चुनाव जीतने के बाद आप क्या कुछ अपने सिवान टाउन, जो भी आपके सदर में जो भी इलाके पड़ते हैं, उसके लिए क्या आपने एक मैप तैयार किया है? कुछ उसके लिए सोचा है आपने? हाँ, ये बहुत अच्छा सवाल है। किसी कैंडिडेट के पास कोई विजन नहीं है, सच्चाई यही है। आप किसी भी कैंडिडेट से पूछ लीजिए, अगर इनके अलावा कोई एक पॉइंट बता दे, पूछिएगा तो हमारे पार्टी का विकास जो है वो बोलेगा कि हमारे पार्टी का जो प्लान होगा हम करेंगे। और आप पूछिएगा कि क्या विजन है आपका सिवान के लिए, तो बोलेगा विकास, एक सिंपली विकास करेंगे। क्या विकास करेंगे भाई? आप कौन होते हैं विकास करने वाले? और क्या हुआ है विकास? पर्टिकुलरली वो होना चाहिए कि हाँ आप करेंगे क्या, बाई नेम गिनाइए। मैं गिनाता हूँ आपको। अगर मैं चुनाव जीत गया तो सिवान में जितनी पंचायत है, सारी पंचायतों को एमएलए फंड से आपको पहले वेंटिलेटर वाला एम्बुलेंस दिया जाएगा, ताकि जिन लोगों को बचाया जा सकता है उन लोगों को बचाया जा सके। सिवान शहर के चारों कोनों में वेंटिलेटर एम्बुलेंस खड़ा किया जाएगा, ताकि सिवान के लोगों को जो बीमार हैं, हार्ट अटैक आ गया हो या ब्रेन हेमरेज हो गया हो, उनको वेंटिलेटर पे लेके आया जाए। हॉस्पिटल में वेंटिलेटर लगवाया जाएगा, वेंटिलेटर आईसीयू लगवाया जाएगा सदर हॉस्पिटल में। बच्चों का जो एनआईसीयू है उसमें अलग से वेंटिलेटर। आज सिवान में एक बच्चे को अगर किसी को निमोनिया हो जाता है डिलीवरी के बाद, अक्सर बच्चे को निमोनिया हो जा रहा है। हर बच्चा पैदा होने के बाद पता चलता है कि किसी प्राइवेट हॉस्पिटल में भर्ती कीजिए, 2 लाख 1.5 लाख रुपये बिल बन गया। तो ये सुविधा मुझे सरकारी हॉस्पिटल में चाहिए और मैं करके दूंगा ये। प्लस सिवान में जो जाम लग रहा है इसको फर्स्ट प्रायोरिटी पे लेके ख़त्म करूंगा। कुछ ऐसे मोहल्ले हैं, कुछ ऐसी बस्तियां हैं सिवान में जिसको कम्प्लीटली इग्नोर कर दिया गया है, उसके लिए काम किया जाएगा और उसको फर्स्ट प्रायोरिटी पे लेके उसको बाकी मोहल्लों के लेवल में लाया जाएगा। प्लस ड्रेनेज की जो प्रॉब्लम है उस पर तो काम चल रहा है और भी बहुत सारे, जैसे सिसवन डाला का मुद्दा है, उसको पहले जिम्मेदारी लेकर उसको जल्दी से जल्दी करवाना है, क्योंकि वो बहुत बड़ा मुद्दा है सिवान का। बिजली बिल को लेके जो ठगा गया है सिवान के लोगों को, पूरे बिहार के लोगों को ठगा गया है। 4 महीने तक लॉकडाउन में दुकान बंद करा दिया गया है और बिल भेज दिया गया है। प्लस जो बिल 2.5 रुपये में बिहार खुद दूसरे स्टेट को बेच रही है, वो बिजली बिल हमें 7.5 रुपये में मिल रहा है, 5 रुपये पर यूनिट। तो बिजली बिल को मैं लड़ भिड़ के कहीं से भी बिजली बिल का रेट जेन्युइन करवाऊंगा सिवान के लिए। लगातार बिजली बिल मिलना चाहिए हमारे खासकर मार्केट में और बाकी लोगों को, क्योंकि बिजनेस आवर में बिजली बिल बहुत ज़रूरी है। व्यापारियों के पास पैसे
पैसा बचेगा तब शहर विकास करेगा और ज़्यादा से ज़्यादा नौकरियां पैदा होंगी। यहाँ पे स्टूडेंटों के लिए करियर काउंसलिंग सेंटर होना चाहिए जगह जगह, ताकि बच्चों को बताया जा सके कि उनको भविष्य में क्या पाना है और क्या पाना है तो उसके लिए क्या पढ़ना है, ये मुद्दा है। मेडिकल काउंसलिंग सेंटर होना चाहिए कि किसी को क्या प्रॉब्लम हो रही है, क्या बीमारी हो रही है, तो उसके लिए किस डॉक्टर के पास जाए, कहाँ जाए ट्रीटमेंट कराने के लिए। जॉब काउंसलिंग सेंटर होना चाहिए सिवान में, जो कि बिल्कुल भी नहीं है। गवर्नमेंट ऑफिस में अगर आपको काम कराना हो तो आपको समझ में नहीं आएगा, धक्के खाना पड़ता है, दलाल के चक्कर में पड़ना पड़ता है आपको, उसके लिए भी काउंसलिंग सेंटर और पूछताछ सेंटर होना चाहिए। हर ऑफिस के बाहर क्या कहते हैं, शिकायत काउंटर होना चाहिए अगर काम सही से नहीं हो रहा है तो। दुनिया भर के मुद्दे हैं, लोगों को सम्मान मिलना चाहिए थाने में। हॉस्पिटल में कोई आता है तो उससे ढंग से बात करना आना चाहिए। और क्या कहते हैं, हॉस्पिटल के अंदर में अल्ट्रासाउंड होना चाहिए, ब्लड बैंक के अंदर में अच्छी फैसिलिटी होनी चाहिए। दुनिया भर के ऐसे मुद्दे हैं जिस पे काम किया जाएगा। और आपने एक ये बात कहा कि बाहुबली बनने से विकास नहीं होगा, तो क्या लगता है कैसे विकास होगा, किसने विकास किया? बाहुबली बनने की बात नहीं है, बाहुबली तो एक अलग चीज़ हो गया। विकास करने से होगा, विकास वही कर सकता है ना जो विकास करना चाहता है, जो जनता की सेवा करना चाहता है, जो जनता के साथ खड़ा रहता है, वही विकास कर सकता है। वो नहीं विकास कर सकता है जो पैसा कमाने के लिए और बिजनेस माइंड की वजह से राजनीति में आएगा। और विकास कोई बड़ी चीज़ नहीं है। एमपी और एमएलए के पास इतना फंड होता है कि वो 5 साल के अंदर में अपने शहर को बदल देगा। 15 साल से विधायक रहने से, मेरी बात कंप्लीट कर लें दीजिए, 5 साल के अंदर में उस शहर को बदल देगा। लेकिन उसको करने आएगा तब तो उसके पास माइंड होना चाहिए, उसके पास फंड को यूटिलाइज करने का होना चाहिए, उसके पास पैसे को दान करने की क्षमता होनी चाहिए। एक राजा को दानवीर होना चाहिए। समझ लीजिए कि एक विधानसभा का एमएलए ही प्रतिनिधि होता है, जनप्रतिनिधि होता है, तो उसके अंदर दान करने की क्षमता होनी चाहिए, वरना वो पैसे को लालच में वो देगा ही नहीं, खर्च ही नहीं करेगा। तो ये सारी चीज़ें होनी चाहिए। तो सिवान को विकास पुरुष के नाम से जाना जाता है, मोहम्मद शहाबुद्दीन को, उनको आपको कैसे देखते हैं? देखिए, शहाबुद्दीन साहब जो थे उन्होंने अपने वक्त पे काफ़ी अच्छा काम किया। उनको प्रोपेगेंडा के थ्रू फंसा दिया गया, लेकिन अभी वो मतलब तिहाड़ जेल में है, केस चल रहा है उनका सुप्रीम कोर्ट में। तो जब तक वो नहीं है तब तक काम तो लोगों को करना पड़ेगा ना। अगर वो 15 साल से जेल में है तो 15 साल लोगों के लिए काम तो करना ही पड़ेगा। जो भी विधायक है, जो भी एमएलए, उनको काम करना चाहिए। शहाबुद्दीन साहब ने जो काम किया वो तो मतलब एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी है, लेकिन क्या उसके बाद जो एमपी, सांसद और विधायक हैं उनको काम नहीं करना चाहिए था? उनको तो काम करना चाहिए था ना, लेकिन उन्होंने नहीं किया। हमारे साथ मौजूद थे नेमत खान जी, जो कि सिवान सदर से चुनाव लड़ने की तैयारी कर रहे हैं और लगातार इनके द्वारा क्षेत्रों में जनसंपर्क अभियान भी किया जा रहा है। इसी तरह हम लगातार आपको अलग अलग क्षेत्रों से, अलग अलग पार्टी के जो कैंडिडेट हैं उनसे आपको मिलाते रहेंगे।